नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हैं हम आज फिर वीकेंड स्पेशल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसके जज्बे और बहादुरी की चर्चा इन दिनों दुनिया भर में है। कबीलाई लड़ाके जो चप्पल पहनते हैं, चुग्गे और लुंगी में रहते हैं, जिनके पास एक खास किस्म का खंजर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मयान में तलवार होती है, जो इनकी तहजीब या सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा भी है। लेकिन जुनून और जज्बा ऐसा कि जब साल 2014 में सऊद शहजादे, जो अब क्राउन प्रिंस भी हैं, उनके सामने अपनी एयरफोर्स और जदीद तरीन असलहों के साथ आए और इन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, तब इनका भी पारा चढ़ा और इन लड़ाकों ने जब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों, जिन्हें अरामको के नाम से जाना जाता है, उन्हें निशाने पर ले लिया। जी हां, पेट्रोल पर आग। आप सोच सकते हैं क्या तबाही हुई होगी। हम नहीं कहते, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि उस वक्त ईरान ही एक ऐसा मुल्क था जो इन लड़ाकों को समझा पाया था। वो भी सऊदी की गुजारिश पर, वरना सऊदी की रीढ़, उसकी तेल रिफाइनरी धुआं धुआं हो जाती। कहते हैं उसके बाद से सऊदी ने इनसे कभी पंगा नहीं लिया। जी हां, दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में आज हम फिर बात कर रहे हैं चप्पल पहनकर मुकाबला करने वाले और इस्राइल से लेकर सऊदी, अमेरिका और ब्रिटेन की नाक में दम कर रहे यमन के हौसी लड़ाकों या अंसारुल्लाह की। ताजा सूरत हाल में यमन के अंसारुल्लाह का जिक्र इसलिए भी लाजमी है क्योंकि एक बार फिर अमेरिका और यमन के हूतियों के बीच ठन गई है। इस्राइल ने गजा में आने वाली मदद को रोका। यमन के हौसियों ने अदन की खाड़ी में इस्राइल के तेल जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहते हुए कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, यमन की राजधानी सना में धावा बोल दिया। ये खबरें तो आप लाइव हिंदुस्तान पर देख ही रहे हैं, लेकिन वीकेंड स्पेशल में आज बात उस जज्बे की जो मिडिल ईस्ट में मौजूद इस अरब मुल्क यमन को उन दिगर अरब मुल्कों से अलग बनाता है। मिडिल ईस्ट या फिर मगरबी एशिया के अरब मुल्क जो बेहद अमीर हैं और शांति से अपने तेल का कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने अमेरिका और इस्राइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे हुए हैं। वो लगातार तरक्की कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके उलट यमन की हौसी या अंसारुल्लाह की हुकूमत क्यों अमेरिका और इस्राइल से पंगे लेती रहती है, हमेशा जंग के मोड पर रहती है, क्यों हमेशा एक्शन के मोड में रहती है? हो सकता है ये सवाल भी अक्सर आपके जहन में आता रहा हो। और हां, यह भी सच है कि यमन के हौसी जंगजुओं के खिलाफ 35 सुन्नी मुल्कों का इत्तेहाद या गठबंधन बना था, लेकिन 15 साल तक हमले करने के बाद वो भी हौसियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। जी हां, मिडिल ईस्ट का एक कोना है यमन, नॉर्थ में सऊदी है, ईस्ट में ओमान और बाकी दो तरफ समंदर जिसे अदन की खाड़ी कहा जाता है। इसी यमन का एक शहर है सादा, जहां 90 की दहाई में एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ था जिसका नाम था द बिलीविंग यूथ, जिसके लीडर थे हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। ये जैदी शिया कबीले से ताल्लुक रखते थे। एक दौर में जैदियों की लंबे वक्त तक यमन पर हुकूमत थी। 1962 में यमन में आखिरी जैदी सुल्तान की मौत के बाद ये मुल्क सिविल वॉर की जद में आ गया। यमन दो हिस्सों में बंट गया, शुमाली यमन और जुनूबी यमन। जुनूब में सोवियत हिमायती ताकतें थीं, तो शुमाल या नॉर्थ में
कबीलों और फौज का दबदबा कायम हो गया। 1978 में यमन में इलेक्शन हुए। आर्मी अफसर रहे अली अब्दुल्ला सालेह प्रेसिडेंट बने। नॉर्थ और साउथ यमन एक हुए। नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ यमन। अरब किंगडम और तानाशाहों के बीच एक जमहूरी, एक लोकतांत्रिक देश यमन। इल्जाम लगता रहा कि अली अब्दुल्ला सालेह सऊदी से गाइड हो रहे थे। उन्होंने सऊदी के साथ मिलकर सुन्नी सल्फी विचारधारा यमन पर थोपने की कोशिश की। यमन में शिया जैदी हाशिए पर जाने लगे। इसी दौरान बदरुद्दीन अल हूती ने अपनी तहरीक तेज की। पुरजोश नौजवान जुड़ते चले गए दी बिलीविंग यूथ के साथ। यमन के नॉर्थ में यह तंजीम मजबूत हो गई। फौज ने अल हूती को जाँ बहक कर दिया, लेकिन उनके नाम पर खड़ी तंजीम अब एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी बन चुकी थी। हूती या हौसी लड़ाके अली अब्दुल्ला सालेह की सरकार से भिड़ने लगे। पड़ोसी सऊदी अरब ने खुलकर सालेह का साथ दिया। आरोप लगता है कि सऊदी की यमन के तेल पर निगाह थी, हत्ता कि ऑयल के मामले में वो यमन को अपना ही हिस्सा मानने लगा था। लेकिन इस बीच यमन में भी अरब स्प्रिंग का असर हो गया था। अली अब्दुल्ला सालेह को हुकूमत से हटना पड़ा। उन्होंने अपना जानशी अब्दुर्रब मंसूर हादी को बना दिया। लेकिन इसी दौरान ईरान से मिली ट्रेनिंग और हथियारों से यमन के जैदी शिया एक मजबूत फौजी ताकत बन गए थे। वो ईरान की क़यादत में बने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या मुकावमत का मजबूत सुतून बन गए। हालात ये बने कि हौसियों ने अब्दुर्रब मंसूर हादी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और यमन के शहर दर शहर कंट्रोल करते हुए सना पहुंच गए। अब्दुर्रब मंसूर हादी सऊदी भाग गए। अमेरिका, सऊदी, इस्राइल, कई अरब मुल्क और मगरबी मुल्कों ने यमन के हौसियों को, हौसी विद्रोहियों को, हौसी बागियों को दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर हौसियों की हुकूमत है। वो वहां बाकायदा सरकार चलाते हैं और उनकी अपनी प्रोफेशनल फोर्स भी है। तारीख बताती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे इमाम जैद, जिन्हें जैद शहीद भी कहते हैं। कहा जाता है कि वो अपने वक्त के बादशाह के आगे नहीं झुके। उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते हैं यमन के जैदी शिया। यही वजह है कि वो किसी से नहीं डरते और अमेरिका, इस्राइल, सऊदी समेत पश्चिमी देशों को लगातार चैलेंज करते रहते हैं गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर। एक्सपर्ट कहते हैं कि जिनके पास लाशें उठाने का जज्बा हो, उन्हें कोई नहीं डरा सकता। फिलहाल अमेरिका और यमन के हूतियों के बीच कशीदगी बनी हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने हूतियों को तबाह करने तक हमले जारी रखने की कसम खाई है। तो फिलहाल जंग अभी जारी है। अब देखना होगा कि अमेरिकी हमलों का किस तरह से जवाब देते हैं यमन के हौसी, और फिर अमेरिका और इस्राइल का क्या रिएक्शन होता है। ये कब तक चलता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपके राय, मशवरे और तासुरात हमें तक़वियत देते हैं, ताकत देते हैं और एक एंगल देते हैं, एक तरीका भी बताते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। दीन दुनिया में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।